Now I would like to call Secretary of our society to come on a stage and facilitate our chief guest Chirag Jain sir by present Priyam Dubey sir. Please, Please be a round of applause. Now I would like to call Hudai sir, technical head of our society, to come on stage and facilitate Dr. Sarvesh Kumar sir by sapling. Please give round of applause. now I would like to call Atul sir, Treasurer of our society, to come on stage and facilitate our chief guest Chirag Jain sir by presenting a sapling. Now I will call Rasi Gautam. Please come on stage. Please come on stage and give sapling to our Mrityunjay sir, Assistant Doctor of the University of Allahabad. Now I will call Vice among the Civil Services Society. Alok sir, please come on stage and facilitate. Asis Tripathi sir to facilitate this sapling. Please come on stage. Please give round of applause. Now I would like to invite Dr. Sarvesh Kumar sir. Please come on stage and address with us a few words. Please give round of applause, Dr. Sarvesh Kumar sir. सबसे पहले तो आप लोगों को भारतीय सबसे पहले आज भारतीय सिविल सेवा दिवस है। उसकी शुभकामनाएं और आशा के साथ आप सभी यहाँ पे उपस्थित युवाओं को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। इस प्रकार के जो दिवस होते हैं असल में उनके मनाने का जो निहितार्थ होता है, उद्देश्य होता है, इस बात में सन्निहित होता है कि उस दिन आप उसके विविध सारे संदर्भों को रेखांकित करें। और सौभाग्य का विषय है कि आज सिद्धांत के साथ साथ सिविल सेवा का व्यवहार भी आपके मंच पे उपस्थित है। हम लोग के आदरणीय चिराग सर का मैं भारतीय पुलिस सेवा में आपका अभिनंदन करता हूँ। आप कहना चाहते हैं, कई दफा जब उसको आंखों के सामने अपने देखते हैं तो अपने आप को नजदीक महसूस करते हैं। आज आपकी स्थिति वही होगी। साथ ही मंच पे उपस्थित हम लोग के सहयोगी एवं अग्रज डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, राजनीति विज्ञान विभाग का मैं अभिनंदन करता हूँ। और साहित्य के महिला अंग्रेजी विभाग से डॉक्टर विजेंद्र राव परमार जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे अधिक यहाँ पे उपस्थित आप सभी युवा साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी इतनी संख्या में कहना चाहता हूँ। ज्यादातर हमारी कक्षा के विद्यार्थी भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के बहुत सारे विद्यार्थी मुझको दिख रहे हैं। हम क्लास के आपके अध्यापन के दौरान जहाँ भी जितना संभव होता है आपको सिविल सेवा के रास्ते की तरफ थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अभी आपकी अवस्था, आपकी उम्र उस पड़ाव पे नहीं है जहाँ पे आप क्रांतिक परिवर्तनों से गुजरे। सिविल सेवा में आप आना क्यों चाहते हैं? सबसे पहला और मौजूद सवाल यही है कि अपनी क्षमताओं का आकलन करिए। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर। इतिहास का सवाल हो, भूगोल का सवाल हो, विज्ञान का सवाल हो, जितना मायने रखता है कि उस सवाल की बेसिक विषय वस्तु क्या है, उससे कम मायने रखता है कि आपकी दृष्टि क्या है और आपकी दृष्टि कितने नजदीकी से उस चीज को समझ रही है। सब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या पाठ्यक्रम के स्तर पे क्या काम करें।
आपके पास एक अपना टाइम टेन्योर होगा, कितने अवधि में आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। सिविल सेवा की अपनी एक निर्धारित पाठ्यक्रम विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के सापेक्ष आप अपनी एक योजना बना लीजिए। साथ ही साथ पूरी तैयारी के दौरान आप सहज रहें, स्वाभाविक रहें। सबसे बड़ी बाधा तभी उत्पन्न होती है जब आपको जो बनना है वो आपके लिए बाधा के रूप में आने लगता है। आपके स्टेटस पे, आपके मोबाइल फोन के, आपके सोशल मीडिया पे, आप जिस पेज पर पढ़ रहे हो वहां सामने लिख कर टांग देंगे हमको IAS बनना है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आप ऐसा कुछ भी करें, लेकिन मेरी समझ से यह आपको प्रेरणा देने के साथ साथ दबाव में खिलाता है। अपनी सहजता को संभाल कर रखिए, अपने जीवन की जो मौलिकता है उसको बचा के रखिए, और यही मौलिकता, आपकी यही नवाचार की दृष्टि आपके मुख्य परीक्षा में अच्छे उत्कृष्ट अंकों तक आपको ले जाएगी। आज की दुनिया में आप जरा गंभीरता से देखें तो चमत्कार इस बात में नहीं है कि आप हवा में उड़ रहे हैं या पानी पे चल रहे हैं, उससे ज्यादा चमत्कार की बात है कि आप जमीन पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और एक विद्यार्थी के लिए सबसे गंभीर बात यह है कि आप जिस सेवा में है, जिस परीक्षा में है, उम्र के जिस पड़ाव में है, उतने में आप अपने आप को कितना गंभीरता से लेते हैं। हम दुनिया में सबको गंभीरता से लेते हैं। एक उर्दू का शायर लिखता है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। दुनिया के किसी परीक्षा का सिलेबस हो, उस सिलेबस पे जाने से पहले अपने बारे में विचार कर लें, और उस विचार करने के क्रम में अपने को अपराध बोध से ग्रसित मत करिए कि हमारे यहाँ परिवार में समस्या है, बाई बर्थ हमको ये मिल गया। समस्याएं जो भी आती हैं, चुनौतियां जो भी आती हैं, वो अपने केंद्र में समाधान को साथ लेकर आए। दुनिया में आज तक ऐसी समस्या जन्म ही नहीं ली है जिसका सम्यक समाधान ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि उस समाधान तक पहुंचने तक आपके प्रयास कितने रहे, कब तक रहे। सवाल का अनुत्तरित होना तभी तक रहता है जब तक उसका उत्तर खोजने का प्रयास न किया जाए। तो आप सभी को आज के दिवस की शुभकामनाओं के साथ बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने इस ऊर्जा को, यह मानव संसाधन की शताब्दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारी वर्तमान की सरकार लगातार इस बात को रेखांकित कर रही है कि आज की दुनिया में यदि हमने एक एक नागरिकों का निर्माण कर लिया तो देश कहीं अलग से नहीं बनता है। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जब विश्व कल्याण की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, तब असल में बात एक आदमी पर टिकती है। यह जिस देश का, इस समाज का, इस दुनिया का अंतिम नागरिक अपनी क्षमता के स्तर पे, अपनी बुद्धि के स्तर पर, अपनी जरूरतों के स्तर पे संतुष्ट हो जाए, निर्मित हो जाए, इस देश और दुनिया को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपनी परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं। किंतु आपसे इतना कहना है, हम आपको कक्षाओं में लगातार जो हमारे विद्यार्थी उनसे हम संवाद करते रहते हैं, फिर अवसर मिलेगा। आज यह अवसर है कि अपने बीच में चिराग साहब उपस्थित हैं। आपका स्वयं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आपने उन रास्तों से होकर अपनी जिंदगी गुजारी है और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आपका कुछ कहना, उसके पहले आपका उपस्थित होना ही मैं समझता हूँ यहाँ पे उपस्थित हमारे विद्यार्थी होगा। बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। विराजमान रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, उमंग टीम के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और सभी उत्साह से और जोश से भरे हुए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सेवा का अवसर दिया। यह दिन बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट ये दिन याद दिलाता है कि 1950 से और अभी तक अभी आ रही ये दिन इसलिए और इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि एज सिविल सर्वेंट ये याद दिलाता है सारे सिविल सर्वेंट के कंट्रीब्यूशन को। 1945 से लेकर अभी तक हम लोगों ने जितना भी योगदान अपने स्तर से दिया, वो ये याद दिलाता है पूरे भारतवर्ष को कि कुछ ना कुछ हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट देश के लिए किया है। अब
क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे सिविल सर्विस पे एक उद्घोषण की जगह सुनने आए होंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने ये सब कर लिया है, और यही है आपका सबका इच्छा है। क्या है इच्छा? जी मैं जानता हूँ। तो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगा कि मैंने कैसे इस यूपीएससी की जर्नी कंप्लीट किया। आज मैं 2 वर्ष की एनपीए में ट्रेनिंग के पश्चात, आईपीएस की ट्रेनिंग के पश्चात यहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग के तौर पर प्रयागराज में तैनात हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग से मेरी जर्नी कैसी रही वो मैं पूरी बताऊंगा आपको। उसके बाद कुछ चीज़ें जो तैयारी के टाइम इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा नाम चिराग जैन है और मैं राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं क्लास तक की शिक्षा अपने ही कस्बे डी नाम कस्बा है वहाँ से प्राप्त की थी। उसके बाद 11th क्लास में मैंने कोटा, आपने सुना होगा किसी ने कोटा AIT और AIEEE की तैयारी के लिए, और उसकी जो पहले AIEEE होता था अभी AIE मेन एडवांस हो गया है, और AIPMT की तैयारी के लिए जाना जाता था। मैं वहाँ पे गया, 2 साल तैयारी की। IIT JEE और NIT दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। फाइनली रैंक IIT JEE में थोड़ा कम आया, 8200 रैंक आया था, तो जिससे मुझे IIT नहीं मिला। और फिर AIEEE जिसके थ्रू NIT में एडमिशन होता था, उसके थ्रू मैंने NIT जयपुर में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2011 में मेरा एडमिशन हुआ, 2015 तक मैंने 4 साल इंजीनियरिंग किया। अब देखिए इस बीच में कहीं ना कहीं अंदर था कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं थी, कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा। एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा उतना अच्छा नहीं रहा कि बहुत 95% के ऊपर बनी हो हर बार, और मैं टॉपर रहा हूँ क्लास का, ऐसा कभी नहीं रहा। 10th में 90 बनी थी, 90 पॉइंट कुछ, और 12th में 87% बनी थी। इसलिए कभी इतनी बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं रही और टॉपर हम नहीं रहे। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि यार ऊपर लाएंगे तभी हम लोग कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी आप अगर अश्विन सरन सर है उड़ीसा कैडर IAS, उनकी स्टोरी देखेंगे तो उनका तो और भी बड़ा है। 60% 10th और 12th में लाए हैं, और ग्रेजुएशन में इतनी लाए हैं, तभी आज IAS हैं उड़ीसा। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर भी हिम्मत मेरी नहीं हुई। कॉलेज में गया, कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की, कॉलेज की जिस तरह से भी होती है तैयारी की, पर उस टाइम भी हिम्मत नहीं हो पाई कि कैसे मैं कर लूँगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोग तैयारी भी कर रहे थे कॉलेज में, लेकिन उनके बैकग्राउंड इतने अच्छे थे तो मुझे लगता था यार ये उसी लोगों के लिए है। तब तक इतना एक्सपोजर भी इंटरनेट का नहीं था कि इंटरनेट पे जाके देख लें। फिर जब कहीं ना कहीं पर ये था कि यार DM साहब और SP साहब की पावर है, हम लोग न्यूज़पेपर में और देखते थे TV में, तो लगता था कि यार हम लोग जाएंगे और कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ऐसा हो जाए कभी तो हम लोग तैयारी कर लें और बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, टाटा मोटर्स पुणे प्लांट में मुझे जॉब मिली। मेरा 6.5 लाख लगभग का पैकेज था। उसमें मैंने 1 साल जॉब करना शुरू किया। जुलाई 2016 में मुझे जॉब ज्वाइन किया था मैंने, और 1 साल जॉब किया। इस जॉब के दौरान मुझे इंटरनेट एक्सपोजर भी मिला, लोगों से मिलने का मौका भी मिला, कुछ और सिविल सर्वेंट से भी मुलाकात इस दौरान हुई, और इंटरनेट पर बहुत सर्च किया, बहुत इसके बारे में जाना, क्योंकि उस टाइम थोड़ा टाइम मुझे मिल गया था, अकेला मैं रहता था वहाँ पे, और कुछ पढ़ाई का भी कुछ लोड नहीं था। तो उस टाइम सर्च किया तो फिर देखा बहुत लोगों के बैकग्राउंड ऐसे थे जो बिल्कुल ही एवरेज से भी लोअर बैकग्राउंड थे। मेरा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उस मामले में 90% भी रही है। उस लोगों के 60% 65% बैकग्राउंड के साथ लोग सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर लिए और अपने ड्रीम को अचीव कर लिए। तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, तो फिर परिवार से डिस्कस किया, खुद में भी हिम्मत जुटाई। उसके बाद फाइनली मैंने अगस्त 2017 में जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ के मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। पहला अटैम्प्ट मैंने दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, पर मेंस क्लियर नहीं हो पाया। लगभग मेंस में लगभग 60-65 मार्क्स से मेरा मेंस छूट गया। तो फिर अपने आप को रिव्यू किया, फिर मेहनत किया। दूसरे अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, और मेंस इस बार 15 मतलब इंटरव्यू कॉल जो है 15 मार्क्स से रह गई थी, और मेंस मेरा 35 मार्क्स से क्लियर हुआ था। तो लगभग 50 मार्क्स का एक डिफरेंस था। तो ये मुझे पूरा करना था कि एक अच्छी रैंक मुझे मिल जाए। थर्ड अटैम्प्ट में फिर प्रयास किया, फिर मेरे को 160 रैंक मिला था। 160 मैंने रैंक लिया, और 160 रैंक IPS अलॉट हुआ यूपी कैडर। मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे जनरल को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। 6 अटैम्प्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि अभी 3 अटैम्प्ट हुए तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो ट्राई किया,
और कुछ क्लियर हुआ पर रैंक 205 हो गया एक साथी तो रैंक 205 हो गया। फिर मैंने सोचा अब मुझे प्रयास नहीं देना IPS सर्विस में, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर चुका था इस दौरान। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के दौरान ही मैं अटेंड दे रहा था, तो ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि IPS सर्विस बहुत अच्छी है और ट्रेनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। मेरी जर्नी से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहा, पर 3 साल जो मैं अभी मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया है कि 2017 अगस्त 2017 से सिलेक्शन तक 3 साल मेरे गुजरे, पर वो 3 साल अगर आप काउंट करेंगे तो वो उससे 25 साल की मेहनत से भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप ही सबके क्वेश्चन लूँगा, अपनी बातें कर दूँगा, ठीक है? फिर आपको शुरू ठीक है। तो ये मेरी जर्नी रही। इससे बस एक इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो, अपने मन में ये भ्रांति हो कि यार हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम लोग अच्छे मतलब रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो कहीं ये ना हो कि एग्जाम क्लियर ना हो, केवल ये टॉपर्स का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है। ये बात आज आप क्लियर कर लें। बाकी कैसे इसकी पढ़ाई होगी, कैसे मैं करूँगा तैयारी, क्या क्या इसमें ध्यान रखना होगा, क्या रूल रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वो सब आप लोग ध्यान रखेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्लियर होगा। अब मैं अगर तैयारी के बारे में स्टार्ट करूँ कि कैसे तैयारी की जाएगी, तो 2017 जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि पार्लियामेंट कितने पार्ट हैं, पार्लियामेंट किन से कंस्टिट्यूट होती है, इतना भी हम लोगों को याद नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, मैं साइंस ले ली थी, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सबसे कोई वास्ता नहीं था 7-8 साल से। तो बिल्कुल ही हम लोग जीरो हो गए थे कि कैसे फंक्शन करती है, क्या मतलब आइडिया नहीं था चीज़ों के बारे में। कहीं ना कहीं सुना था लेकिन आइडिया नहीं था। पर UPSC की लेवल की तैयारी करने के लिए आपको यही नहीं कि क्या है, कैसे फंक्शन करती है, क्या उसके रोल हैं, क्या उसके नेगेटिव हैं, क्या उसके पॉजिटिव हैं, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, 5-7 एस्पेक्ट हर चीज़ के होते हैं, वो हम आपको पहचानने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके साथ अपना एडिशन भी करना पड़ता है। देखिए पूरी पब्लिक लिख रही है, वही लक्ष्मीकांत वो पढ़ रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हैं, वही सब बुकें वो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उनको कैसे डिफरेंट बनाएगा वो आपके ऊपर है कि आप आंसर्स में कैसे कहीं से कनेक्टिंग पॉइंट लाते हैं। कि कोई डायमेंशन अगर आपको पता है, कोई उसकी दूसरी डायमेंशन आप अगर खोल देते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल जनरली देता हूँ सोलर अलायंस का, हमने सोलर अलायंस बनाया हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने सुना होगा, तो ये कैसे हमको नॉट जस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट करेगा, आपकी इसकी डायमेंशन खोलेंगे, जियोपॉलिटिकली कैसे इफेक्ट करेगा, ज्योग्राफिकली कैसे हमको इम्प्रूव करेगा, एनवायरमेंट कैसे इम्प्रूव करेगा, एथिकली कैसे हमारे लिए रहेगा। ये एथिकल डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डायमेंशन भी इसकी आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा केवल हमारे देश के लिए नहीं है, हमको ऐसे लीडर प्रोजेक्ट करता है, पूरे ऑल वर्ल्ड के जितने भी सारे देश हैं ये इसकी मेंबर हैं। 89 कंट्रीज मेरे टाइम पे थी मेंबर, अभी बढ़ गई होंगी। तो कैसे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, कैसे एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट है, अगर हम बढ़ाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की इशू। तो ये सब डायमेंशन अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो ये एक अच्छा आंसर निकल जाता है, जो जनरली लोग नहीं करते हैं। लोग 2-3 डायमेंशन जो बुकों में रहेंगी वो लिखेंगे और अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर पाते। वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूस रीडिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट बनाती है अपने को। तो इस तरह की जानकारी मुझे उस लेवल पर नहीं थी 2017 में, लेकिन हमने स्टार्ट किया, NCERT से स्टार्ट किया पहले फाउंडेशन। देखिए कोई भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, जैसे बिल्डिंग है, बिल्ड करने के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। अगर आप अभी से आज जैसे बोलते हैं बच्चे कि सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कोचिंग मटेरियल पढ़ना, अगर आपने ऐसे कर दिया तो आप अपनी फाउंडेशन वीक करके अपनी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो वो कभी ना कभी ढह जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि मेरा यार इस बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, 2-3 बार मेंस देने के बाद बोलते प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लक के अलावा फाउंडेशन वीक रह गया है। क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मेरे कभी प्रीलिम्स में कभी मतलब कट ऑफ से मेरे हमेशा 10 से 15 मार्क्स ऊपर ही रहते थे। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं क्लियर फेल होने की बात तो अलग है, मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि कट ऑफ से जस्ट अंदर में घुसा हूँ कि बस क्लियर हुआ है। हमेशा 10 से 15 मार्क्स अच्छे रहते थे, क्योंकि हम लोगों ने फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दिया था। मैंने फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि मुझे मेंस राइटिंग नहीं हो, अच्छे से क्लियर नहीं हो पहले ही अटेम्प्ट में, लेकिन फाउंडेशन ऐसा रहा है कि जब मैं क्लियर करूँ तब मैं अच्छे से क्लियर करूँ, एक बार में क्लियर हूँ। तो मेरा आप देखेंगे जर्नी भी ऐसा रहा कि मैं स्टेज बाय स्टेज बढ़ता रहा, पहले प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, फिर मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू। मेरा कभी ऐसे बैकवर्ड नहीं गई जर्नी, क्योंकि फाउंडेशन पे हमने ध्यान दिया। तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो NCERT से बिल्ड होता है। NCERT सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग में पढ़नी बहुत जरूरी है, उनसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बार NCERT पढ़ लिए, उसके बाद जरूरत नहीं है NCERT से पढ़ने की, क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी उसमें रहेंगी। जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, जो भी सारी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक है, वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने अपनी बुक लिखी हुई है। आप और 2-3 टॉपर्स की बुक देख लें और फाइनल करके अपनी बुक पे स्टिक करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बार बच्चे करते क्या हैं कि एक सोर्स आया आज तो वो पढ़ने स्टार्ट किए,
उसका रिवीजन किए नहीं और अगला सोर्स कोई बता दिया कि ये कोचिंग नई कोचिंग की मटेरियल आया है या फिर ये नई बुक आई है और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपको ना तो पहला बुक याद रहेगी कुछ और ना दूसरी बुक। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़े और आप कल प्रोड्यूस कर देंगे, आपको 6 महीने बाद उस कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये एग्जाम आंसर राइटिंग एग्जाम है, ये उस तरह का एग्जाम नहीं है कि बस आपको आंसर प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते, आपको सबको पता होगा, है ना। अच्छा, पहले मैं ये इसमें फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं? अच्छा, सब फर्स्ट ईयर के हैं। तो मुझे लगता है बहुत लोगों को तो भी आइडिया भी नहीं होगा इस एग्जाम के बारे में कि है। भाई मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ठीक, नहीं अगर ये देखिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं क्या करना है। अगर मोटिवेशन केवल रखना है तो केवल मोटिवेशन की बात की जाए। ये पॉइंट है जो मतलब स्ट्रेटजी है कैसे कैसे काम करना है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक मोटिवेशन भी एंगल रहेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमको पता है कैसे पढ़ना है, लेकिन बीच में कभी ऐसा आता है कि यार 7 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन करें, ये बहुत लोगों क्वेश्चन रहता है। उस टाइम मोटिवेशन काम आता है, लेकिन स्ट्रेटजी तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना पहले स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया आपका एनसीईआरटी के थ्रू, फिर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू किया। अब मैं एक निमोनिक्स बनाया हूँ जिसके थ्रू हम लोग मैं समझाता हूँ कि क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये इसको ध्यान रखूँगा। इसमें से भी शॉर्ट फॉर्म बनाया है यूपीएससी पीएनआर। ठीक है, तो यूपीएससी पीएनआर में जो यू है यूपीएससी है, पी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको डिमांड समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह के फैक्ट हमको पूछे जाएंगे, किस तरह के नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि इसमें बोलते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कुछ भी पढ़ते रहिए आप, कुछ भी आ सकता है, तो आप कितना पढ़ेंगे? ऐसे थोड़ी। अब आपको लगता होगा मैंने सब कुछ पढ़ा होगा और सब बुक्स पढ़ ली होंगी, सब बुक्स याद कर ली होंगी, तो ये नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिमिटेड सोर्स से मैक्सिमम आउटपुट की तरफ जाते हैं। एग्जाम का प्रिंसिपल ये है कि जो 90% बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो सोर्सेज पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़े होने चाहिए और उससे क्वेश्चन अगर आए तो आपका अच्छा आंसर आना चाहिए। अदरवाइज अगर कहीं तीसरे सोर्स से, कहीं आनंद स्टैंडर्ड बुक से, कहीं ऐसे ही रैंडम आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आता है, तो वो लोग सब लोग भी नहीं पढ़े, तो आप भी नहीं पढ़े, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। उसमें अगर वो लोग बना के आंसर लिख रहे हैं तो आप भी लिख देंगे। उसमें हो सकता है आपको 6 नंबर नहीं मिले 10 में से, उसमें आपको 3 मिल जाए, 2.5 मिल जाए। पर जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली सोर्स से आ रहे हैं, डायरेक्टली जो टॉपिक करंट में चल रहा था उससे आ रहे हैं, डायरेक्टली बुक से आ रहे हैं, और उनमें भी आप अगर 3 नंबर का आंसर लिखें तो फिर नेगेटिव है आपके लिए, वो आंसर फिर 6 नंबर का होना चाहिए। ये एक मेन प्रिंसिपल है कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से या नोट से या फिर स्टैंडर्ड मटेरियल से आ रहे हैं, वो आंसर आपके ठीक हो। जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक से आ रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो चल रहा है अभी, जैसे एनकाउंटर्स चल रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है ना, ये क्वेश्चन 100% यूपीएससी एथिक्स में पूछेगी, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पूछेगी इसका। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पूछेगी, एथिकली क्या ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक अगर आए और आपकी प्रिपरेशन ना हो उस तरह के टॉपिक पे, तो आपके लिए नेगेटिव है वो, फिर वो नेगेटिव है। ठीक है, अब सेम सेक्स मैरिज का टॉपिक चल रहा है ना, इस तरह अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आपने उसमें अगर इधर उधर से आंसर बना के लिखा है, तो फिर आपके लिए नेगेटिव है। वो आपको 3 नंबर मार्क्स अगर मिल रहे हैं, तो आप 3 नंबर एक्चुअली वो मिले नहीं, आपने 3 खो दिए, तो 6 मिलने थे उसमें आपने 3 खो दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी तैयारी होनी चाहिए। जो प्रेडिक्टेबल चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्स से आई हैं, वो तैयारी आपकी अच्छी रहे, जिससे कि आपको मैक्सिमम मिले। और जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, वो और सबके लिए उतने ही आउट ऑफ द ब्लू है, तो उनमें आप 2.5 मान लेंगे, हम लोग 3 कर लेंगे, या फिर आपके 3 आ जाएंगे, हम 2.5 आ जाएंगे, उस पर नेगेटिव नहीं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, यूपीएससी में अगला, पीएनआर में अगला है सिलेबस, एस फॉर सिलेबस। तो सिलेबस भी पढ़ना इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस का सिलेबस, क्योंकि मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए हैं यूपीएससी ने, वो कई बार यूपीएससी डायरेक्टली उन पर क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे जब मैं दे रहा था, तो आप देखेंगे एक टॉपिक है GS2 के पेपर में, कंपैरिजन विद इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन। तब एक क्वेश्चन आया था यूएसए का और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करिए, तो ये डायरेक्टली टॉपिक का क्वेश्चन था। और मेरे क्योंकि टॉपिक वाइज नोट्स बने हुए थे, जो सिलेबस के पॉइंटर्स हैं उन पे नोट्स बने हुए थे, तो मुझे बहुत आसानी हुई, मैंने टाइम के अंदर एक क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अगर आप अदरवाइज आप सबको पता है, आप सब फिर सोचने लगेंगे, पॉइंट बनाएंगे,
तो उसमें टाइम चले जाएगा। ये टाइम का भी इम्पॉर्टेंट रेस है, ये रेस अगेंस्ट टाइम है, क्योंकि एग्जाम में 3 आवर्स का एग्जाम होता है और 20 क्वेश्चन आते हैं, 50 पन्ने की आंसर होती है। अगर आप पेपर जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, अगर आपने पूरा पेपर नहीं लिखा, पूरा पेपर 100% नहीं भरा, तो आपके मतलब जो लोग सिलेक्टेड होने वाले हैं वो सब पेपर पूरा 100% क्वेश्चन फिल करते हैं। और इवन सारे बच्चे जो सिलेक्ट होने वाले हैं सब 100% फिल करते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको एक्टिवली आप हैं, आपका मतलब आपको 3 आवर्स में अगर पूरा पेपर भरना है तो तभी भर पाता है जब आपका पेन नहीं रुके, आपकी इतनी स्पीड हो, इतना आपके दिमाग में कंटेंट हो, कि आपका एक्टिव माइंड में इतना कंटेंट हो कि आपकी पेन नहीं रुके। पेन नहीं रुकना है, इसमें चलते जाना है। जैसे आप यूपीएससी के अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते होंगे तो आप सोच के करते होंगे, कभी कभी 1 मिनट के लिए रुक भी जाते होंगे, सोचने लगते होंगे, तो उतना टाइम उस एग्जाम में नहीं मिलता। आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए और उसको लिखना है। नहीं भी आ रहा है तो बना के लिखना है, तो भी वो जल्दी लिखना है। तो हम इसके लिए जनरली क्या करते थे, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है जो मुझे आते हैं, तो उसमें ऐसा करते थे कि 2-3 आंसर जो मुझे नहीं आते हैं उनको थोड़ा कम टाइम देते थे। अब जैसे आप अगर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में जब आप अगली स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जो लेवल की स्टेज पहुंच जाएंगे, तब इम्पोर्टेंट आती हैं। जैसे मेरे टाइम पे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे और 15 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे, 20 क्वेश्चन आते थे। हम लोग 11 मिनट 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते थे और 10 मार्क्स वाले को 7 मिनट देते थे। तो अब इसमें मैंने देख लिया कि यार मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको मैं 5 मिनट कर दिया, और जो मुझे आते हैं उनको मैंने 8 मिनट कर लिया। तो इस तरह से टाइम भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। कभी कभी लेंथी पेपर आता है तो हो सकता है आपकी एक रीडिंग भी पूरी ना हो पाए अगर आप स्पीड में नहीं मेंटेन किए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि जैसे फर्स्ट 25 क्वेश्चन में टाइम लगा देता था, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ जाने चाहिए, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट है, 2 आवर्स का है, तो आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। तो उसी स्पीड पे अगर आप चलेंगे तब आपको लगेगा कि यार पहली रीडिंग भी हो जाएगी और एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा दूसरी रीडिंग। तो ये उस हिसाब से आपको मतलब ये सब चीज़ें निटी-ग्रिटी हैं जो अंदर जाने की हैं, वो सब आप जब अगली स्टेज पहुंचेंगे आंसर राइटिंग स्टेज पे या फिर एक बार एग्जाम दे लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब यूपीएससी पीएनआर में सी आता है, सी इज कॉपीज ऑफ टॉपर्स। तो आप जब भी वेबसाइट देखेंगे किसी कोचिंग की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो उस पर आपको जो बच्चों ने, जो हम जैसे सिलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने आंसर्स जो लिखे थे उनकी कोचिंग में जाके प्रैक्टिस के लिए, वो आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो वो आप उनसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं मटेरियल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा इसका, कि मैंने एक ऐसे पढ़ा था टॉपर्स का उसी वेबसाइट पे, उस पर जो उसने इंट्रोडक्शन लिखा होता है, एक स्टोरी लिखी हुई थी इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक के लिए, तो मैंने वो स्टोरी एज इट इज पिकअप कर ली और यूपीएससी के एग्जाम में वो स्टोरी मैंने यूज की थी। तो ये आपका स्मार्टनेस है कि आप कैसे उनके मटेरियल को भी पकड़ के और कैसे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक से ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, आंसर्स मेरे पैराग्राफ वाइज रहेंगे या पॉइंट वाइज रहेंगे, मेरे इंट्रोडक्शन में कैसे रहेगा, कंक्लूजन में कैसे रहेगा। 3-4 तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। कभी इंट्रोडक्शन हम डेफिनेशन से देते हैं टॉपिक की, कभी करंट अफेयर से देते हैं, कभी उसके फैक्चुअल डिटेल से देते हैं, और कभी अलग अलग तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर कैसे कंक्लूजन देना है, ये कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे पॉइंट वाइज आंसर करना है, ये सब आपको कॉपीज ऑफ टॉपर्स देखेंगे तो समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है पीएनआर इज प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन। ये 3 चीजें ही सबसे इसकी मान लीजिए 90% आपका रोल इन 3 चीजों में रहता है। प्रैक्टिस कितने आप कर रहे हैं, कितने टेस्ट पेपर्स आप लगा रहे हैं, कितने नोट्स आप बना रहे हैं, चीज़ों के शॉर्ट नोट्स, कितने रिवीजन आप कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में हमेशा ये भी देता हूँ कि मैंने 4 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मिला के लक्ष्मीकांत 35-36 बार मैं इसको दी। तो ये इससे अगर आपका नोट्स अगर कोई वो आती है टॉपिक तो फिर आपका छूटे नहीं, क्योंकि उस लेवल की तैयारी हो जाती है। फर्स्ट अटैम्प में जैसे मैं आपको ब्रेक वाइज बताऊं, फर्स्ट अटैम्प में जैसे प्रीलिम्स दिया तो 4 बार मेरा रिवीजन प्रीलिम्स के लिए हो चुका था लक्ष्मीकांत का फर्स्ट अटैम्प में, फिर मेंस के लिए 2 बार उसको रिवाइज किया, फिर इंटरव्यू के लिए 1 बार रिवाइज किया, तो 7 बार फर्स्ट टाइम में रिवीजन मैंने कर लिया था। तो इसी तरह से अगर आप ऐड करते जाएंगे तो मेरा 4 अटैम्प में मैंने रिवाइज कर लिया। उसके अलावा मैंने, क्योंकि मैंने बताया नहीं, बीच में फॉरेस्ट के भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिए हैं। फॉरेस्ट के प्रीलिम्स तो कॉमन होता है सिविल्स के साथ, और इंटरव्यू मेंस अलग होता है, मेंस के लिए तैयारी की, फिर इंटरव्यू की तैयारी की, तो मिला के 35 बार मैंने 34-35 बार मैंने रिवीजन कर लिए थे। तो इस लेवल ऑफ रिवीजन पे आप रहते हैं तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अगर इससे बुक से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सही करूँगा। और चूंकि ये स्टैंडर्ड बुक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टॉपिक शेष है।
ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड है। अगर आप इतना रिवाइज कर लेंगे इतनी बार तो आपको हो सकता है कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो उससे अगर आए तो। ठीक है, ये हो गया रिवीजन। फिर नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? नोट्स मेकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बुक से रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर बुक को लेके बैठेंगे और आप बोलेंगे रिवीजन करना है तो हो सकता है उसको बुक को पढ़ने में 3 दिन लग जाए। अगर आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना लिए तो वही शॉर्ट नोट्स उसी बुक के आप 1 दिन में रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपका 1/3 टाइम सेव करता है नोट्स मेकिंग। किसी भी चीज़ के अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स मेकिंग जरूर करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो रिवीजन हो सकता है छूट जाए, और रिवीजन छूट गया तो फिर हो सकता है वो एक्टिव माइंड में आपके नहीं रहे, और एक्टिव माइंड में अगर नहीं रहेगा तो आंसर शीट पे नहीं आएगा। आंसर शीट पे नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा बराबर है। अगर एग्जामिनर को तो आंसर शीट आपकी देखनी है, आपके दिमाग में कितना उससे उसको मतलब नहीं है, आंसर शीट पे कितना लिखा वो मतलब है। तो आंसर शीट पे तभी आएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तब उसको प्रैक्टिस और फिर प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी क्या होता है रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जब आंसर्स लिखने के टाइम आता है तो हमारी कुछ ना कुछ हालत खराब हो जाती है। आंसर्स मेरे जैसे मैंने फर्स्ट बार जब आंसर राइटिंग शुरू की थी तो उसमें पहले आंसर को मेरे को लिखने में जैसे 7 मिनट जिसमें होती है ना, उसको 17-18 मिनट लग गए। वो आंसर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट्स है। तो इस तरह की स्पीड से काम नहीं चले, इस तरह के रिवीजन से काम नहीं चले, क्योंकि मेरे रिवीजन भी नहीं थे, नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से मेरे रिवीजन मल्टीपल नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें ही इस एग्जाम को यूनिक बनाती हैं। ये सब चीज़ें फाउंडेशन है, अगर आप इनको नहीं अगर पकड़ेंगे तो फिर आप कितना भी पढ़ते जाइए, कितनी बुक पढ़ लीजिए, हो सकता है बहुत लोगों ने 5-5 सोर्स पढ़ लिए हो एक ही चीज़ के। पॉलिटी की 5 तरह की बुक आती हैं, आपको भी पता होगा, अलग अलग ऑथर की। तो अगर अलग अलग ऑथर की बुक पढ़ने लगे और उनके रिवीजन आपने नहीं किए मल्टीपल, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरा एक सीधा साधा सा प्रिंसिपल था, यार एक बुक को अगली बुक मैं तब उठाऊंगा जब मैं श्योर हो जाऊंगा कि जो पहली बुक है वो मेरी रिवाइज हो गई है, वो मेरी श्योर हो गई है कि इससे अगर कुछ आया तो मैं कर लूंगा, इससे अगर कुछ आया तो मैं लिख लूंगा आंसर। अगर आप तब उससे आगे बढ़ेंगे, दूसरे सोर्स को लेंगे, तब फिर बेनिफिट है। अदरवाइज होगा क्या, दोनों सोर्स आपने पढ़ लिए लेकिन आपको याद कुछ नहीं है, याद नहीं है तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मेन चीज़ें हैं। बाकी अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ें जो आपके डाउट्स रहेंगे कि न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है बहुत सारे डाउट मल्टीपल होंगे। अगर 2-3 डाउट हम ले सकते हैं, 2-3 डाउट बताइए, कोई 2-3 डाउट मैं क्लियर करूँगा उसके बाद। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि सिलेबस में जैसे आई थिंक मैंने बहुत सारे तो कवर कर लिए होंगे। Do we start our preparation from grade because jobs like SSC before getting in UPSC? अच्छा, मतलब स्मॉलर जॉब के लिए टारगेट करें? नहीं, ये देखिए मेरा सीधा सा प्रिंसिपल है, यूपीएससी ऐसी चीज़ है, अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएगी, डूब जाएगी, है ना। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ें फोकस ना करें। एक बार अपनी पूरी एनर्जी लगा लें यूपीएससी पे, आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा है, तब फिर दूसरी तरफ देखें। अगर मैंने जैसे इस 3 साल में कोई दूसरा एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फुल फोकस इस पर रहें। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट रहें, आपने आपकी पोटेंशियल देख लें, अगर आपको लगता है तो फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम डाइवर्ट करेगा वो, और टाइम डाइवर्ट करेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 17 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे होंगे एग्जाम के लिए, वही, और उसी में आप डाइवर्ट करके दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज लोगों ने, इसके आंसर मैं दूँ, अगर लोगों ने अपनी जॉब के साथ भी किया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी किया है, अगर अनुकुमारी मैम के बारे में आपने सुना होगा तो उन्होंने बच्चे के साथ भी किया है, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी अच्छी की है, पर एक एज जो है वो मिलता है उस आदमी को जो खोलने की कोशिश। सोशल मीडिया पे बहुत से कंटेंट और मटेरियल मिलते हैं, सबसे अच्छी क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई मैं बता रहा था आपको, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने से कोई फायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं, मल्टीपल सोर्स आप पढ़िए, लेकिन आप तब पढ़िए जब पहला स्टैंडर्ड सोर्स आप क्लियर हो गए कि यार ये मेरा हो गया रिवाइज, ये मेरा श्योर हो गया है, इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा, तब आप अगले सोर्स पे जाइए। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल सोर्स पढ़ेंगे, इधर उधर से कहीं भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, जब रिवीजन आएगा, ये देखिए आप सोशल मीडिया पर कोई कुछ आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे वो आपको मिलेगा थोड़ी सी सोशल मीडिया पे, ऐसा थोड़ी कि आप लोग उसको नोट, या तो फिर ऐसा करिए कि सोशल मीडिया के अलग से नोट्स भी बनाइए जिससे कि आप रिवीजन भी कर पाए, तभी वो फायदा है। अदरवाइज रिवीजन नहीं हुआ तो मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत मटेरियल ऐसा पढ़ा जो एक ही बार पढ़ा, वो कभी एग्जाम में याद नहीं रहा, तो कभी श्योर नहीं हुआ, और उसकी वजह से कंफ्यूजन कभी हो जाता है कि आप मैंने पढ़ा तो था, तो सर ये है कि वो है, वो गलत पकड़ देते हैं। ठीक है, तो
ये याद रखें कि रिवीजन जब तक 2-3 श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक वो बेनिफिट नहीं। ये एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में आंसर करूंगा, हाउ टू काउंटर डिसकंटिन्यूटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो मैं आपको बोल भी रहा था कि बीच बीच में मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती है और फिर लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, प्रिपरेशन छोड़ने का मन करता है, डर लगता है, वो सब चीज़ें मैं लास्ट में कर बता दूंगा। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ऐसे कोई टाइम नहीं है। बहुत लोगों ने इवन 10th क्लास से शुरू कर दी है, बहुत लोगों ने जैसे मैंने कॉलेज के बाद भी बात शुरू की थी जॉब के बाद छोड़ के, तो हर तरह के हैं, आपको एज रहेगा, आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर लेंगे थोड़ा बहुत। तीन अदावी मैम के आपने देखा ही होगा, उन्होंने 11th-12th से स्टार्ट की थी, तो उनको एज है ही, वो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर ली क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी टाइम दिया, कॉलेज के टाइम पे भी टाइम दिया उसको, तो वो एज तो कहीं ना कहीं होता है। हाउ टू मोटिवेट ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था लास्ट में आपको आंसर कर देता हूँ। क्या हमें ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्लान बी रखना चाहिए? मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। ये है अपनी क्षमता को कैसे पहचानें, व्यक्तिगत निर्माण कैसे करें। देखिए, अपनी क्षमता को कैसे पहचानें मतलब आपकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है हर किसी का। मैं यही बता रहा था अभी स्टार्टिंग से कि भाई मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा। अगर आपको आपका ड्रीम क्या है वो आपको पहचानना है। अगर आपका मन करता है यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं बहुत अच्छा सर्जन बनूं, मैं रिसर्चर बनूं, बहुत मेरा एक फ्रेंड है इसरो में इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है रिसर्च करके, उसका मन ऐसा था कि मैं रिसर्च में जाऊँ, बहुत टेक्निकल था वो, रिसर्च में बहुत खुश है। तो आप जिसमें आपका ड्रीम है बनने का मन है वो बने, और अगर पेशेंटली हार्डवर्क करेंगे तो सारे ही मुकाम हासिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुकाम इतना टफ है कि मैं एवरेज बच्चा हूँ या फिर मेरे में पोटेंशियल उतना है नहीं। सब में पोटेंशियल इक्वल है, सब में पोटेंशियल है हर चीज़ को करने का। बस ये है कि जज्बा है कि नहीं, आपने अपना ड्रीम को उस तरह से बनाया है कि नहीं कि हम लोग बस मुझे करना ही है, तो वो हो जाएगा। अगर आप सोच लेंगे कि वो करना है तो फिर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन अगर बहुत मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे मुझे पता है। हाँ आपने जैसे बोला कि GS2 के सिलेबस में लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, तो कंट्रीज तो बहुत सारी है, तो हम पहले से कौन सा टॉपिक तैयार करके जाए? ये वही इसमें क्या है कि यही ना कि अब आप 120 कंट्री है तो 120 कंट्री परफेक्ट कंट्री थोड़ी कर लेंगे। तो आप स्टैंडर्ड जो जनरली न्यूज़ में रहती है, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये इनकी आप देखिए फ्रेंच का रहता है, फ्रेंच के बारे में, ठीक है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस की कंट्री का स्टैंडर्ड देख लीजिए, ऐसा नहीं है सबका। मैंने तो ओल्ड ही पढ़ी थी सारी। अब क्योंकि अब यूपीएससी में ये पता चल गया बच्चे ओल्ड पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी नए से पूछ रही है, नए से पूछने लगे हैं। वो अभी हिस्ट्री के नए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे। तो यही है कि अब जैसे ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी का ज्योग्राफी स्टैंडर्ड फोर्स से क्वेश्चन आते थे जो ऑप्शन में, अभी रूपा पब्लिकेशन एक बुक है उस पर आने लगे हैं डायरेक्टली। तो अब यूपीएससी को भी पता चलता है कि ये कोर्स है, तो यूपीएससी भी चाहती है ना नए क्वेश्चन पूछना, तो डाइवर्सिफाई करती है अपने आप को। तो मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि किससे आएंगे किससे नहीं। आप अपनी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो पहले मेंटेन रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए। अब देखिए जो स्टोरी है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी। उसमें वही स्टैंडर्ड इवेंट है, जो मोन्यूमेंटल इवेंट है वो सेम रहेंगे। अब उसमें एक आध दो इवेंट बीच में कोई आंदोलन कोई हुआ था तो नहीं हुआ था, ये बस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मत भागिए, पहले जो स्टैंडर्ड है पूरा 90%, यही मैं बता रहा था, 90% कंटेंट के पीछे पहले रखिए, वो ओल्ड बुक से कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आप मेरे पास टाइम है, मैंने कर लिया ओल्ड बुक से कवर और मेरा स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो हो चुका है, मेरी फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी है, तब आप दूसरे सोर्स पे देखिए, ठीक है। Good morning, sir. Myself Shiv Kumar Gupta. Sir, every morning when we used to wake up, we come with a new type of fear. The first fear is like that how we will come to complete with this syllabus. And then next morning when I wake up again, I come with the fear that whether I am prepared for this service or not. Next morning I have another kind of fear. So how to come with this fear, sir? मैं आंसर करता हूँ इसका, वही मैं बता रहा था। ये सब फियर आपको हमेशा रहेंगे, मेरे को भी फियर रहे, ये सब फियर रहे। हमेशा लगता था कि यार ये होगा कि नहीं क्लियर, ये मेरे से सिलेबस भी कवर होगा कि नहीं, इतना मटेरियल है कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद रखूंगा, याद होगा कि नहीं, भूल जाऊंगा पेपर में, ये भी
एग्जाम जब रहेगा ना 1-2 दिन पहले आपको रहेगा कि मैं ऐसा भूल गया, तो फिर कैसे मैं लिखूंगा, ये सब क्लियर आपके रहेंगे। Sir, in revision, you have said that we should revise again and again. We have listened from many the topics that they used to say that you should revise at that level that you have even know that on which page which topic has been mentioned. Is that level should be maintained or there is any concentration among them? ये तो देखिए कहने वाली बात है, लेकिन हाँ ये है कि रिवीजन आपको करना है और आपको याद, मैं आपको बता रहा हूँ 35 आप में रिवीजन कर लेंगे 4 अटेम्प्ट बाद, जैसे 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो नहीं है कि कितना कौन पेज पे क्या है, आपको कंटेंट के बारे में जो टॉपिक जो है उसमें उसके बारे में आपको याद है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो रिवीजन से याद होगा। तो आप चाहे 4 में करें या चाहे 5 में करें, तो वो कंटेंट रिवीजन इम्पोर्टेंट है। आप एक ऑफिसर होने के नाते आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी आता होगा, तो आप सर उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए अभी ये आपके लिए विषय नहीं है, अभी तैयारी करिए और उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में ठीक है। आपको चरण वंदन है। सर बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी टीचरों का, आप सब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर आपने कहा कि आप प्रिपरेशन के दौरान 35 से 36 बार आपने बुक को पढ़ा। सर ये कंसिस्टेंसी लगातार कैसे बनी रहती है? सर हम आज टाइम टेबल बनाते फिर वो बदल जाते हैं। बताऊंगा इस मेरा प्रश्न है कि जरूरी वर्दी मिले तभी बनेंगे, जरूरी है कि पैसा मिलेगा तभी वो काम करेंगे? आप सभी लोग खड़े होकर अपने अपने सवाल लेके बैठ जाएंगे, सर सारे सवालों को सुन लेंगे, फिर सभी का एक साथ सम्यक उत्तर आपको दे देंगे। एक आदमी खड़ा होगा, अपना सवाल पूछेगा, बैठ जाएगा, इस हिसाब से आगामी 2-3 मिनट में आप अपना सवाल रख लेंगे। थैंक यू। जैसे आपने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया है, तो अभी हम देख रहे हैं आपको बीटेक में आपने किया ग्रेजुएशन में मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि बीटेक आपने किया है तो कैसे बीटेक आपको हेल्प किया है ना, और बीटेक के बच्चे ज़्यादा क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? देखिए बीटेक बच्चे ज़्यादा दे भी तो रहे हैं एग्जाम, बहुत ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने लगे बीटेक, IIT NIT से सारे बच्चे एग्जाम देने लगे क्योंकि इतना क्रेज हो गया उसका। और चूंकि थोड़ा बहुत ये है कि हम लोग की लॉजिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो हम लोग जो ये हो गया ना कि याद कैसे याद करें, कैसे टेक्निक बना के याद करें, नोट्स मेकिंग जो हमने बनाया है ये सब चीज़ें कैसे में आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये टेक्निकलिटी है कि मैंने कैसे उसको कंप्राइज करके एक साथ एक पन्ने में एक टॉपिक कवर कर लिया है। तो जैसे ही मैं उसको पढ़ता हूँ एक पन्ने को तो वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। सर हम आज के स्टूडेंट उस चीज को कैसे अपनाएं? तो वो आप वही आप हम लोग सीखिए या फिर आप अपने पीयर ग्रुप से सीखिए कैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, उसको देख हम लोग बहुत चीज़ें देख के सीखे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं इंटरव्यू में कई आर्ट्स के जो अच्छे स्टूडेंट थे उनसे पर्सनैलिटी के बारे में जाना, वो कैसे इंटरव्यू देना है, क्या उसमें ध्यान रखना है, तो जो चीज़ें वो सिखाते हैं हम लोग उनसे सीखते हैं। आप जो चीज़ें हम सिखा सकते हैं आप हमसे सीखिए, तो ये सीखने का ही है। जी जी तो सब लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं मटेरियल मान लीजिए इंग्लिश में अच्छी बेहतर मिलती है, हिंदी नहीं मिल पाती है, तो क्या इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा सिविल सर्विस के लिए या हिंदी सफिशिएंट है? आजकल यही एक जो एक क्वेश्चन इधर भी आया कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो उसमें एक यही इशू बन रहा है आजकल की मटेरियल हिंदी मीडियम में उतना अच्छा अवेलेबल नहीं होता है बस। और मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं, लोग सोचते होंगे हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी क्रांति है। हाँ एक मिनट में आंसर करती फिर आपको, ठीक है। तो मटेरियल की कभी कभार कमी रहती है, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि मटेरियल हिंदी में भी आने लगे हैं, कई कोचिंग हिंदी में अच्छे मटेरियल निकाल रही हैं, जो इंग्लिश मटेरियल होता है सेम उसका ट्रांसलेशन हिंदी में दे रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ग्रुप करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, इस बार तो सुनील तंदुलकर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। अभी
रवि सियाग, हाँ वो भी आपने बोला एक पेज पे कंसोलिडेट करके मैंने रिवीजन किया था सर, तो हम लोग जब स्टार्टिंग फेज पे होते हैं तब हम लोग को लगता है कि सब इंपॉर्टेंट सब नोट डाउन कर ले। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके आएंगे, जैसे ऑप्शन कैसे चूज करें, नोट्स कब बनाना शुरू करें। और सर एक क्वेश्चन और था, हर चीज का नोट्स बनाना क्या जरूरी है? वो भी एक क्वेश्चन आता है कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सारे नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, देखो ये एक जो गलती कर रहा है, ये स्टार्ट अभी से कर रहा है कि अभी से अब कितनी प्रिपरेशन हो गई है। हाँ, नहीं प्रिपरेशन कितनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं। अब देखो ये गलती ये कर रहा है, ये जो गलती मैं आपको बता रहा था कि देखिए अगर आपको पता चल गया रामसर कन्वेंशन का कोई न्यूज़ आया मान लीजिए, और आपको पता है कि रामसर कन्वेंशन ये साइडेड हो गई, पर आपको ये नहीं पता रामसर कन्वेंशन क्या है, कब हुआ था, क्या इसका यूज है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, तब आपने न्यूज़ पढ़ लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन की कोई न्यूज़ चल गई, एंटी डिफेक्शन किसी ने कर दिया तो आपने न्यूज़ पढ़ ली, पर आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, क्यों आया था, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके इशू है, तब तक उस पॉइंट में कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये गलती लोग करते हैं कि जो अपनी बिल्डिंग है सेकंड थर्ड फ्लोर जो है वो बनाने लगे हैं ये, और फाउंडेशन अभी बेसिक नहीं अभी कवर किया, तो ये मिस्टेक लोग करते हैं और इसी वजह से न्यूज़पेपर का आउटपुट नहीं आ पाता और टाइम वेस्ट ऐसे हो जाता है। जैसे 2 साल के न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं पर फाउंडेशन अभी बनाए नहीं है, तो ये गलती ना करें, यही मैं बता रहा था आपको, ये सब गलती नहीं। ये सब बिल्डिंग है, ये तब बिल्ड होंगी जब आपका बुक पढ़ गई है, न्यूज़पेपर एनसीईआरटी पढ़ गई है और स्टैंडर्ड बुक पढ़ गई है, तब उसके बाद आप शुरू करेंगे कि अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूँ और किसी मटेरियल पर फोकस करूँगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और थे कि ऑप्शन कैसे चुनाव करें। तो सबसे पहले बेनिफिट उसका होता है जो ग्रेजुएशन में रहे, है ना, ग्रेजुएशन में रहेगा तो आपको जनरली कंफर्टेबल रहता है। अगर अदरवाइज आपको कोई और इंटरेस्ट है, जैसे मेरा बीटेक था पर ग्रेजुएशन नहीं था, तो फिर मैंने ज्योग्राफी चूज किया था, ऑप्शन मेरा ज्योग्राफी था। ठीक है, तो ये कैसे मैंने चूज किया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज्योग्राफी में आया। मैंने जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ ली सारी की, एक बार यही मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ ली थी, उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, मेरे को ज़्यादा समझना है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, एग्जाम मेरे लायक है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं। अभी आपको जोश में लग रहा है कि ये सर्विस बनना है, और एक बार पढ़ना शुरू किया, ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जैसे मेरा स्कूल का जो फ्रेंड है, उसने प्लीज शुरू की तैयारी, उसने बीच में छोड़ दी, बोले मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं टेक्निकल हूँ और मेरे को टेक्निकल में पढ़ने में मजा आता है। तो उस तरह के लोग भी हैं, तो आप इसलिए ही पहले शुरू करें, उसके बाद देखें क्या अपना पोटेंशियल है, क्या इंटरेस्ट है, उससे क्लियर होती है। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन जो है आईपीएस ट्रेनिंग के बारे में एक क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन फिर मोटिवेशन के बारे में। तो आईपीएस ट्रेनिंग हमारी 2 साल की होती है, 2 साल में इसमें 4 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है फाउंडेशन कोर्स, आपने देखा वो मसूरी जाते हैं सारे बच्चे, सारे सर्विसेज के बच्चे, तो सारे बच्चे 3 महीने के लिए पहले मसूरी जाते हैं। मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है, सारे सर्विसेज कॉमन होता है, 3 महीने का होता है। कंप्लीट होने के बाद सब सर्विसेज वाले अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में जाते हैं। जैसे पुलिस की एकेडमी हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, ऐसे ही IRS की अलग एकेडमी है नागपुर में, हैदराबाद में है कस्टम्स वालों की, सबकी एकेडमी है अपने, ऑडिट अकाउंट की अलग है, फॉरेन सर्विस की दिल्ली में है अलग है, तो सब अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे फेज 1 ट्रेनिंग होती है। फेज 1 ट्रेनिंग जैसे पुलिस एकेडमी की 11 महीने की होती है। फेज 1 ट्रेनिंग में हमको मेनली अगर उसको देखें 2 पार्ट में होता है, इंडोर सब्जेक्ट आउटडोर सब्जेक्ट। इंडोर में आपको IPC, CRPC, एविडेंस, क्रिमिनल लॉ ये सब पढ़ाते हैं, स्पेशल लॉ। और आउटडोर में स्विमिंग, ड्राइविंग, फायरिंग, PT ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, 7-8 चीज़ें जो हमको जो बेसिक जो IPS की आपने सुनी हुई होंगी वो सब कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फेज 1 ट्रेनिंग होने के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। जो भी जिसका कैडर अलॉट होता है उस कैडर में एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। जैसे मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी ट्रेनिंग के लिए आया था। उस टाइम पे हमको 3 महीने पहले अटैचमेंट दिए जाते हैं कि DM सर के साथ, SSP सर के साथ, IG सर, ये सब के साथ ऑफिसर्स में अटैचमेंट के आप सीख लें कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। उसके बाद 3 महीने के लिए SHO का चार्ज मिलता है। SHO भूतपुर में 3 महीने रहा। 3 महीने मैंने देखा कैसे थाना फंक्शन करता है, क्योंकि पुलिस की बेसिक यूनिट है थाना। अगर थाना सही चलेगा तो DGP सर से लेके नीचे अधिकारी तक सब लोग थाने को मैनेज करने में लगे, तो थाना अच्छे से फंक्शन करे, थाने पे कोई गड़बड़ ना हो, थाने पे कोई इशू ना हो। तो वो थाना कैसे फंक्शन करता है प्रैक्टिकली आप खुद देखें थाना अध्यक्ष के तौर पे, तो 3 महीने के लिए वो ट्रेनिंग होती है।
6 महीने ट्रेनिंग होने के बाद फिर से हम लोग फेज 2 ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फेज 2 ट्रेनिंग में मेनली हम लोग ने अब तक क्या सीखा है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या सीखा, फेज 1 ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या आपको, क्योंकि फेज 1 ट्रेनिंग में हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं, बुक्स में क्या लिखा है, और फिर SHO ट्रेनिंग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसमें देखते हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो उसमें डिफरेंस समझते हैं, कहाँ पे इशू हो रहे हैं, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, ये देखते हैं। फेज 2 ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। फेज 2 ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग रेगुलर पोस्टिंग के तौर पे हम लोग पहले आते हैं, 1 साल हम लोग एडिशनल ये SGPO पोस्ट है, जो यहाँ पे CO कहा जाता है, सर्कल ऑफिसर या ACP, उस पोस्ट पे रहते हैं 1 साल। उसके बाद 2 साल एडिशनल पोस्ट हो जाती है, एडिशनल कमिश्नर, जो कि कमिश्नरेट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे DCP बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एडिशनल SP, मतलब आप मान लीजिए नॉर्मल स्टेट में एडिशनल SP रहेंगे 2 साल। उसके बाद हम लोग का 4 साल में प्रमोशन SP रैंक हो जाता है। SP रैंक पे हम लोग को किसी न किसी जिले का चार्ज मिलता है। 8 साल तक वो नॉर्मली चार्ज, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा है तो 8 साल तक रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रमोट हो जाते हैं SSP पे, फिर DIG, फिर IG, ये इस तरह से ये ट्रेनिंग करती है। मैं जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो सब लोगों की बहुत काम की चीज़ है। देखिए 2 तरह की मोटिवेशन है, ये यही बताता हूँ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक आता है अंदर से कि भाई मुझे बनना ही है, करना ही है, और वो लोग हमेशा, उनको कोई डाउट नहीं होता। बहुत लोग इधर भी होंगे ऐसे कि मुझे करना है। ये जो लोग पूछ रहे हैं कि यार कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करें, उनको फालतू क्वेश्चन लगता है। यार ये ऑब्वियस है कि मैं जब करने आया हूँ ये, तो मेरे अंदर मोटिवेशन है तभी तो आया हूँ, और मोटिवेशन ही डाउन हो गया तो फिर आपका इच्छा है ही नहीं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है मुझे करके दिखाना है, बनना है, ये करके दिखाना है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आप एक्सटर्नल से लेते हैं, किससे, जैसे मम्मी पापा आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको फ्रेंड मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इवन सिविल सर्वेंट जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग आपके साथ आएंगे तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है ना, कि आपको मोटिवेशन हो रहा है कि आप सर बोल रहे हैं, सब बने हैं, सबको देख के अच्छा लग रहा है ना। ये मोटिवेशन हमको भी ऐसे ही होता था। हम लोगों ने भी लेक्चर अटेंड किए, हमारे कॉलेज में भी आए थे और भी जगह अटेंड की, तो उससे एक मोटिवेशन बना रहता है। ये एक्सटेंशन मोटिवेशन। इवन यूट्यूब से मैं कई बार IPS IAS की फंक्शनिंग की जो वीडियोस बनती हैं वो देखता था कभी कभार, तो उनको देख के भी मोटिवेशन आता है कि ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। कई वीडियोस हमको सोशल मीडिया वायरल होती हैं कि कैसे एक सर ने कैसे गरीब की हेल्प करी, किसी केस में गुंडे को पकड़ा, माफिया को पकड़ा। तो इस तरह से हम लोग को एक्शनल मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपना चयन कर लें कि आपको कैसी मोटिवेशन देना है। हो सकता है इंट्रिंसिक से हो जाए, वो सकता है एक्सट्रिंसिक से होता है, सकता है मिक्सर, दोनों चीज़ें काम हो रहा है। तो ये मोटिवेशन आपके ऊपर है कि कैसे आपको मोटिवेट करना है। अंत में मैं एक जो बात बता रहा हूँ कि एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। देखिए पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है 3-4 साल के लिए मैंने मेहनत किया, अब मुझे जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने अपनी तरफ से तैयारी नहीं की थी। लेकिन आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा हुआ है कि यार मैं मुझे करके दिखाना है, और आपने डिसिप्लिन नहीं रखे, मेहनत नहीं किया, इधर उधर करते रहे, यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, ये तो इशू है, कमरे का इशू है, लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं है, पैसा नहीं है, किताब नहीं है, मेरी याद नहीं हो रहा, ये सब आपके बहाने तो रहेंगे। ये बहाने ही मैं बोलता हूँ कि जो लोग इनके बिना भी लोग कर ले रहे हैं, आपने देखा ही होगा, देखते होंगे न्यूज़ में भी आते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं, ये लोग कर ले रहे हैं। तो ये जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है वो आपको 3-4 साल का रहेगा, फिर जिंदगी में आप अपने ड्रीम को जिएंगे। और अगर आपने अभी पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज नहीं किया तो जिंदगी भर आपको पेन ऑफ रिग्रेट रहेगा। तो ये 3 साल का पेन ऑफ डिसिप्लिन 30 साल का पेन ऑफ रिग्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि यार अगर मुझे करके दिखाना है तो बाद में रिग्रेट नहीं करना है। फिर एक बार आपने अगर देख लिया तो बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैं कर लेता उस टाइम तो हो जाता, अभी मैं यहीं रह गया। ठीक है, तो जो भी आपका ड्रीम हो, डॉक्टर बनना हो, रिसर्चर बनना हो, जो भी आपको बनना है, उसका पेन ऑफ रिग्रेट बाद में नहीं ले। तो ये पेन ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए किसी को, किसी भी फील्ड में, नहीं नॉट जस्ट UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो एक डिसिप्लिन जरूर होता है। हर कोई ऐसे नहीं बन जाता। इवन आजकल आप चपरासी बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये ऐसा नहीं किसी एग्जाम, किसी भी फील्ड में आप जाएँ, किसी फील्ड में रिसर्चर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, प्रोफेसर बनना चाहें, कोई भी फील्ड में जाना चाहें, एक मेहनत जरूरी है डिसिप्लिन। तो इसलिए तो अंत में मैं यही बोलती कि ऐसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज करेंगे, रिग्रेट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम खत्म करता हूँ। Thank you, sir. Your presence is always a pleasure to hear from someone as knowledgeable and experienced as you. Thanks to studying in. Thank you so much, sir.
Now I would like to invite on stage Dr. Mrityunjay Rao Parmar sir, Assistant Professor in Department of English and Modern European Language. Please give the microphone. ये गर्व का क्षण है और प्रेरणा का क्षण भी। आदरणीय विलास जैन सर ने जो भी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की, वो वास्तव में किसी भी तैयारी करने वाले छात्र के लिए जो आपकी उम्र से गुजर रहा हो, आपके दौर में हो और अध्ययन के समय पर हो, उसके लिए वो बहुत उनके ठीक पूर्व श्री सर्वेश सिंह जी, जो कि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं और एकेडमिक सीनियर भी हैं और जिनसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ सीखते समझते आए हैं, उन्होंने भी जो बातें कही वो बहुत ही सारगर्भित रूप से उन्होंने जीवन के प्रति जो लाइफ फिलॉसफी है उसको उन्होंने बयान किया। ये बात सच है, किसी ने कही है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। और साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो साहित्य के दृष्टिकोण से समझा सकता हूँ कि मैं एक समापक संवाद के रूप में अपनी बात प्रस्तुत करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। साहित्य के अनुसार मनुष्य का अपना जीवन, जो समय उसको किसी कार्य के लिए मिला है, वो बहुत छोटा है उसके अपने अनुभवों से सीखने के लिए। इसलिए आवश्यकता पड़ जाती है और पड़नी चाहिए कि हम अन्य सफल और असफल दोनों प्रकार के लोगों के अनुभवों से success stories must be glorified and failure stories must also be retrospeculated. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक पोएट है, सिलेबस में प्रेस्क्राइब नहीं है। इस के वो ये कहते हैं कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स इन द सैंड ऑफ टाइम। जो बड़े लोग हैं, महान लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये सीख लेने के बाद जीवन से जब हम गुजर रहे होंगे तो रेत में हम अपने निशान छोड़कर जा सकेंगे। और कवि हैं हेनरी वॉल्डन, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो मैंने बचपन में मुझे कभी किसी एक शिक्षक ने बताई थी, मैंने उसको लिख और जीवन के सभी कठिन क्षणों में हर कोई अपने संघर्षों से गुजरता है, तो वो मैंने नोट कर लिया। आप चाहें तो कभी नोट कर लीजिएगा उसको कि फॉर ऑल योर डेज प्रिपेयर, फॉर ऑल योर डेज प्रिपेयर एंड मीट देम एवर अलाइव। जीवन के सभी दिनों में तैयारी करिए, सभी दिनों को एक साथ मुलाकात करिए। एनविल का अर्थ बता देता हूँ। एनविल एक शब्द, एनविल का मतलब होता है मोची, जिस पर जूते बनाता है, जिस पर हथौड़ा चलता है। When you for all your days prepare and meet them ever alive, when you are the anvil bear, सही है, when you are the hammer strike। हथौड़ा बन जाइए तो स्ट्राइक करिए, मगर तब तक सहते रहिए। चोट सहने से, संघर्ष सहने से, गम को पीने से, असफलताओं के बीच में अपवाद बनने से बहुत आनंद आता है, गर्व की अनुभूति होती है और आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। और एक अंतिम बात, ये विचार था, कभी कहीं सुना था, मौके पे याद है, आपको देकर जा रहा हूँ। और इसी धन्यवाद ज्ञापन भी चिराग सर यहाँ पर आए। आपका आना और आप जैसे अभिभावकों का इन छात्रों के समक्ष आना बहुत ही महत्व का विषय है और ये निरंतरता बनाए रखने के लिए उमंग सोसाइटी के जो भी अनुज हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको बहुत धन्यवाद है। और सर्वेश्वर जैसे विद्यार्थियों के लिए नहीं, अपने सहपाठियों के लिए भी प्रेरणा रहे हैं, ऐसे मित्रों से भी इस प्रकार की आशा है। और आपके विश्वविद्यालय आगमन के बाद इस प्रक्रिया को एक बल मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। अंतिम समापक बात के शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर, सेल्फ फेथ की बात भी कर रहा था कि कितना सब, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे दुनिया आप पे भरोसा करेगी। शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला। जब तक ध्येय न पूरा होगा आगे पथ की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया
कल को झुके बिना न रहे। Thank you so much, sir. And now I request our Honorable President of UMANG, Mr. Keshav Nautiyal, sir, to come on the stage and say a few words. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं और सभी गेस्ट हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में इस समय कैसी स्थिति चल रही है, फिर भी चिराग जैन सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से, और आज अलविदा जुमा भी है तो उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल था, प्रशासन की एक उन्होंने उसमें से अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमको दिया है, उसके लिए सर फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो गुरुजन आए हैं, आशीष दत्त त्रिपाठी सर, सर्वेश सर, मृत्युंजय राव परमार सर, असिस्टेंट डॉक्टर जो हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमको सपोर्ट किया। ये प्रोग्राम सभी टीचर्स की वजह से ही संभव हो पाया है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मतलब एक यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल माहौल यूनिवर्सिटी में इतना है कि हर कहीं भी बवाल हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी डरता है कि इस प्रकार के जो आयोजन होंगे उनमें कोई बवाल ना हो जाए। तो मैं हमारे बीच में अभी नई उपस्थित हुए हैं चीफ डॉक्टर से हर्ष कुमार सर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम को, या इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उमंग सिविल सर्विसेज सोसाइटी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, हॉल प्रोवाइड करवाना, उसके लिए तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा। सर ने अपने बारे में बताया ही है, चिराग जैन सर ने, कैसे उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे ढीक से लेकर और एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तक का सफर जो है वो वहाँ से शुरू करके और अभी वो यहाँ पर हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपको आश्वासन भी देता हूँ उमंग सिविल सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से कि हम भविष्य में भी ऐसे ही प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर सपोर्ट करे, कि जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसे जैसे कोई भविष्य में ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Once again, on the behalf of our society, I extend to heartfelt thanks to Chirag Jain sir to spend your valuable time with us and making this seminar a great successful. Thank you so much, sir. बैठ जाइए।